अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 3 सितंबर 2022। आज हम तीनों एडिटोरियल को देखेंगे और जो पहला एडिटोरियल है वो है इन्फ्लेशन कंसर्न्स। इन्फ्लेशन को लेके जो कंसर्न्स हैं, जो खदशात हैं, उस हवाले से आज का एडिटोरियल है कि आप जिस तरह पता है कि जी IMF से जब डील हो रही थी तो पहले ही बहुत ज़्यादा ना ये खदशात थे हमारे पास कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होने की वजह से। लेकिन उसके बाद जो एक और आप कह लें कि जी कैलेमिटी हमने देखी ये सैलाब की सूरत में, तो उसके बाद यकीनन जो है ना हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो उस वाले से यहाँ पे एडिटोरियल में बयान किया गया है कि क्या खदशात हैं इन्फ्लेशन को लेके, महंगाई को लेके। अच्छा, अब क्या है, ये कह रहे हैं कि जी दी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी यूज डेली हैव सर्ज्ड एट ब्रेकनेक स्पीड सिंस जून। उन्होंने कहा जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन्होंने कहा कीमतें गुड्स और सर्विसेज की जो हम डेली रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, हैव सर्ज्ड। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, इजाफा होना, कि कीमतों में गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हुआ है। किस तरह हुआ है? एट ब्रेक नेट स्पीड। ब्रेक नेक स्पीड होता है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाता है। इफ़ यू से दैट समथिंग हैपेंस और ट्रेवल्स एट ब्रेक नेक स्पीड, यू मीन दैट इट हैपेंस और ट्रेवल्स वेरी फास्ट। कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से हो ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एट ब्रेक नेक स्पीड हुई है। एग्जाम्पल देखें, ही ड्रोव टू द हॉस्पिटल एट ब्रेक नेक स्पीड, कि वो पहुंचा हॉस्पिटल किस तरह, एट ब्रेक नेट स्पीड, यानी बड़ी तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंचा। यहाँ पे भी बात कर रहे हैं जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बढ़ी हैं एट ब्रेक नेट स्पीड, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं सिंस जून। कब से? जून से लेके अब तक बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। The CPI has cumulatively swelled by more than 13% in the last 3 months as energy subsidies are revoked and taxes and levies imposed on fuels. अच्छा, अब यहाँ ये CPI हमारे पास क्या है, ये पहले भी हम डिटेल से कर चुके हैं। बेसिकली ये क्या है, मई इसे किया जाता है इन्फ्लेशन के हवाले से ना, तो उन्होंने कहा जो CPI है कम्युलेटिवली स्वेल्ड, मतलब इसमें इजाफा हुआ है। अगर हम मजमूई तौर पे देखें ना पिछले 3 महीनों में, तो उन्होंने कहा जी द CPI हैज़ कम्युलेटिवली स्वेल्ड बाय मोर देन 13% इन लास्ट 3 मंथ्स, के पिछले 3 महीनों में 13% से इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? एज एनर्जी सब्सिडीज आर रिवोक, क्योंकि जो एनर्जी सब्सिडीज थे उनको रिवोक कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर IMF की कंडीशन थी आपने खत्म करना है, तो वो ख़त्म किया गया। और टैक्सेस एंड लेवीज इम्पोज्ड ऑन फ्यूल्स, और टैक्सेस और लेवीज लगाए गए, नाफिज किए गए फ्यूल्स पे। ठीक है, तो इस वजह से है ना इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर है अब ये सैलाब आ गया तो इसके बाद मजीद इजाफा हो जाएगा हमारे पास इन्फ्लेशन को लेके। Financial analysts argue that an increase of this scale in inflation index is usually seen in a period spanning to 12 to 18 months. अच्छा, अब ये पिछले इतना 3 महीने में हमारे पास हुआ है, तो उन्होंने कहा जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं, वो इस बारे में बहस करते हैं कि जो इंक्रीज है इस बड़े पैमाने पे इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेके, ये आमतौर पे देखा जाता है पीरियड में, जो क्या मुहित होता है 12 से 18 महीनों में। तो वो जो हमें इंडेक्स हमें 12 से 18 महीनों में नजर आता था, वो हमें क्या है 3 महीनों में नजर आया है। No wonder inflation in August spiked to almost 50-year high of 27.3%, and the third fastest increase in the prices of consumer goods and services since April 1975 and the fifth since October 1973. और इनका फिर कोई हैरानी की बात नहीं कि जो इन्फ्लेशन थी अगस्त में वो इंक्रीज होकर हमारी 50 ईयर हाई पे हो गई 27.3% पे। और ये थर्ड फास्टेस्ट इंक्रीज है कीमतों में कंज्यूमर गुड्स के और सर्विसेज के, कब से? सिंस अप्रैल 1975 एंड फिफ्थ सिंस अक्टूबर 1973। तो ये आपको इसमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितनी बड़े पैमाने पे जाके है ना, और कितनी ज़्यादा हमारे पास इसमें इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है। The new prices don't even capture fully the impact on food or non-food inflation resulting from the floods that have ravaged the country, damaged the communication infrastructure, swept away uh, swept away रेडी फूड एंड क्रॉप्स। अच्छा, अब इन्होंने कहा जो नई प्राइसेस हैं वो क्या है, अभी इन्होंने पूरी तरह कैप्चर नहीं किया, यानी कि इसमें वो चीज़ शामिल नहीं है पूरी तौर पे, जो इम्पैक्ट था, जो असर आया है फूड और नॉन फूड इन्फ्लेशन का, और रिजल्टिंग फ्रॉम किसके नतीजे में, इस सैलाब के नतीजे में, जिसने बिल्कुल तबाह कर दिया है मुल्क को, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है, और पूरी की पूरी फूड और रेडी फूड और क्रॉप से वो क्या है अपने साथ बहा के ले गया है। ठीक है, क्योंकि अभी तो देखें इसमें आ रहा है, जिस तरह हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह हुआ है, कोई हमारे पास ज़रिया नहीं है, बहुत मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना बिल्कुल टूट के कट के रह गया हुआ है। तो अभी इस चीज़ को अभी शामिल नहीं किया है। अभी ये यहीं से अगर आप देखें कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, ये ऊपर फिगर सारे दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी इसमें मुकम्मल तौर पे जो है ना अ, उसको उन्होंने कैप्चर नहीं किया है, जो इम्पैक्ट था फूड और नॉन फूड इन्फ्लेशन का रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लड्स। ठीक है, तो अभी यकीनन इसमें मज़ीद जो है ना हालात ख़राब होंगे। अच्छा,
अब इसको सेक्टर वाइज लेके जा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। द इन्फ्लेशन नंबर्स शो दैट ट्रांसपोर्ट बिकेम प्राइसियर बाय 63%। ये यहाँ पे इतना इजाफा हो गया। फूड बाय 31%, हाउसिंग एंड यूटिलिटीज बाय 27.6%, clothing and footwear by 17.6%, education by 10%, and health by 11.8% last month, amidst projections that once slotted in, the impact of the deluge will drive up the cost of living even further over the next several months. अच्छा, ये ऊपर उन्होंने सारे सेक्टर्स में बता दिया कितना कितना इजाफा हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी साथ ही क्या है, इसके प्रोजेक्शंस हैं कि वन स्लॉटेड इन, कि स्लॉट इन का मतलब होता है कि उसको भी आप अपनी चीज़ प्लान में शामिल कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी तो मुकम्मल तौर पे उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया गया, जो असर है, जो इफेक्ट है सैलाब का। तो उन्होंने कहा जब एक दफ़ा इसको स्लॉट इन कर लिया जाएगा, इसको भी जो है ना वो इसमें शामिल कर लिया जाएगा प्रोजेक्शंस में, तो ये इम्पैक्ट है मुकम्मल तौर पे, ठीक है। अभी तो आप रफ क्योंकि ना अभी हमें पता है कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, तो अभी एक रफ एस्टिमेट पे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा एक मरतबा जब इस सारी चीज़ों को भी स्लॉट इन कर लिया जाएगा, इस प्लान का हिस्सा बना लिया जाएगा, प्रोजेक्शन का हिस्सा बना लिया जाएगा, तो ये इम्पैक्ट ऑफ द डिल्यूज है, ये सैलाब का जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, असर है, विल ड्राइव अप द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने कहा वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में मजीद इजाफा कर देगा ओवर द नेक्स्ट सेवरल मंथ, अगले कई महीनों में, ठीक है। अच्छा, अब कहा the impact of this year's catastrophic floods on the people and the economy will become clear over the next few weeks। जैसे मैंने आपको बताया कि जी अभी ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पे वो चीज़ को फैक्टर नहीं किया गया, लेकिन उनका एक मिनट बाद जो असर है इस साल के ये तबाहकुन सैलाब का लोगों पे और इकोनॉमी पे, मईशत पे, वो क्या है बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा अगले कुछ हफ्तों में। The IMF has projected the average inflation for the present fiscal at 19.9%, and the State Bank in the region of 18% and 20%, which they might have to revise upwards to 22% to 24% once the economic impact of the devastation is fully factored into their fresh assessments। उन्होंने कहा IMF ने तखमीना लगाया है, उसने प्रोजेक्शन लगाई है एवरेज इन्फ्लेशन की अभी प्रेजेंट फिजिकल में, वो 19.9% है, और स्टेट बैंक ने लगाए है प्रोजेक्शन, वो 18% एंड 20% के दरमियान में है। जो उन्होंने कहा हो सकता है इसको रिवाइज अपवर्ड करना पड़े, इसको बढ़ाना पड़े, कहाँ तक, 22% से लेकर 24% तक। उन्होंने कहा एक दफ़ा जब यो इकनॉमिक इम्पैक्ट है, जो माशी असर है इस तबाही का, इज़ फुली फैक्टर्ड इन। जैसे मैंने फैक्टर इन बताया था, फैक्टर इन होता है किसी चीज़ को आप जो है ना वो किसी फैक्ट सिचुएशन को क्या है आप अपने जहन में रखो किसी चीज़ को डिसाइड करते हुए, ठीक है। तो अभी तो मतलब बनाया था इन्होंने हालात के, इन्फ्लेशन को ज़्यादा उस पर फोकस किया था कि आईएमएफ की वजह से जो हमारी महंगाई हो रही है, और कुछ आप पार्ट कह लें कि जी सैलाब की वजह से, तो उस पर जाके ये इनका आया था 18% से 20% के दरमियान इन्फ्लेशन होगी। लेकिन उन्होंने कहा जब आप इसको फैक्टर इन करोगे ना, तो हो सकता है सैलाब के सारे इम्पैक्ट को फैक्टर इन करोगे, इसको अपने प्लान में रखोगे, इसकी प्रोजेक्शन करते हुए, तो उन्होंने कहा हो सकता है ये इन्फ्लेशन है वो कहाँ तक चली जाए, 22% से लेकर 24% तक चली जाए, ठीक है। अच्छा, जब ये क्या करेंगे, फ्रेश असेसमेंट करेंगे, ठीक है। अभी ये है 18%, 20%, और जब इसको भी फैक्टर इन कर लेंगे, सैलाब की पूरी तबाहकारियाँ हैं, तो वो ये 22 से 24% हो सकता है, ठीक है। अच्छा, there's price inflation, especially food inflation, should be a key concern of the government, considering that no data, no matter how accurate, is can truly capture the misery of the people। उन्होंने कहा लिहाजा उन्होंने कहा जो प्राइस इन्फ्लेशन है, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन है, उसका वो एक की कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, ये देखते हुए कि कोई भी डाटा जो है ना इस बात से कतई नज़र कि वो कितना एक्यूरेट है, वो नहीं कैप्चर कर सकता मिजरी ऑफ द पीपल, जो लोगों की तकलीफ़ें हैं उनको, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, द मिडिल क्लास सेगमेंट हैज सीन रन अवे इन्फ्लेशन वेयर डाउन इट्स ऑलरेडी स्ट्रेच्ड सेविंग्स, डिस्टेबलाइज इट्स हाउस होल्ड बजट्स एंड ह्यूजली एरोड इट्स परचेजिंग पावर। उनका पिछले कई सालों में जो मिडिल क्लास सेगमेंट है ना, वो इस बड़ी तेज़ी से जो महंगाई हुई है, रन अवे इन्फ्लेशन हुई है, उसने क्या है इनकी बिल्कुल इनकी जो इट्स ऑलरेडी स्ट्रेच सेविंग, जो मतलब पहले ही बहुत कम इनकी सेविंग्स थी, उसको क्या है बहुत ज़्यादा इसमें मुतासर किया है, गैर डिस्टेबलाइज किया है इनके हाउस होल्ड बजट्स को, बिल्कुल आपका बजट तबाह होकर रह गया जितनी महंगाई आई है पिछले कई सालों में। एंड ह्यूजली एरोड इट्स परचेजिंग पावर, और बड़े पैमाने पे इसकी एरोड कर दिया, ख़त्म कर दिया परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर ये होती है कि देखें ये 4 साल पहले आप चीज़ खरीद सकते थे, फ़र्ज़ करें 100 रुपए की, तो वही अभी 100 रुपए में आप चीज़ खरीद नहीं सकते, पैसे उतने ही हैं, लेकिन क्या है आपकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। अगर आप 100 रुपए से कोई भी मिसाल ले लें, आप कोई चीज़ खरीद सकते थे, तो आप नहीं खरीद सकते, ये क्या है परचेजिंग पावर में कमी की एग्जाम्पल है। अच्छा,
द पीपल डिजर्व सम रिलीफ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द रैपिडली सर्जिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने कहा पीपल डिजर्व करते हैं कि उनको रिलीफ मिले, प्रोटेक्शन मिले ये तेज़ी से बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से। विद द IMF प्रोग्राम बैक ऑन ट्रैक, उन्होंने कहा IMF प्रोग्राम बैक ऑन ट्रैक आ चुका है, यानी ज़ाहिर है जो हमने इनकी कंडीशनैलिटीज़ मान ली थी हमें वापस ट्रांश मिल गई है। तो उन्होंने कहा जी इट इज़ टाइम, अब ये वक्त है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल के लिए कि वो फोकस करे, सारा अपना ध्यान मरकूज रखे कि किस तरह रिड्यूस करना है, कम करना है इन्फ्लेशन को मुल्क में। नो वन इज़ saying that it will be an easy job considering the damage done by the rains and floods as well as the uncertain global economic environment। और उनका कोई भी ये नहीं कह रहा कि भी बड़ा आसान काम होगा मिफ्ता इस्माइल के लिए, देखते हुए कि जितना बड़ा नुकसान हुआ है बारिशों और सैलाब की वजह से, और ख़ासतौर पर जो गैर यकीनी की आलमी सतह पे माशी इन्वायरमेंट है, सारा माहौल है। बट इन द लॉन्ग रन उनका, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ही विल बी रिमेंबर्ड, उसको याद रखा जाएगा बाय द पीपल, लोगों की जानिब से, फॉर हिज परफॉर्मेंस ऑन दिस फ्रंट, कि उसकी क्या परफॉर्मेंस थी इन्फ्लेशन को कम करने में, इस हवाले से उसको याद रखा जाएगा। एंड नॉट फॉर रिवाइविंग द IMF डील, और उसको इस बात पर नहीं याद रखा जाएगा कि जी उसने IMF डील को बहाल किया था, क्योंकि अभी काफ़ी क्रेडिट लेने की PMLN की जानिब से कोशिश की जा रही है कि भाई हम लोगों ने है ना बहाल करा लिया। उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म में है ना इसको याद रखा जाएगा कि इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई थी इन्फ्लेशन को कम करने में, बजाय इसके कि उसने बहाल की थी IMF डील। ठीक है, तो ये इस हवाले से हमारे पास एडिटोरियल था, क्योंकि सारों को पता है इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, तो वो जो खदशात है इन्फ्लेशन को लेके, तो उस बारे में हमारा पहला एडिटोरियल था। ठीक है, दूसरा एडिटोरियल अगर हम देखें वो कौन सा देख लें, चलें इसको लोकल ये पहले कर लेते हैं, लॉस टू एजुकेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो ज़्यादातर सिंध के हवाले से मैं बताया, आपको पता है कि तालीम का मेयार बहुत ही ख़राब है सिंध में, तो लेकिन अब ज़ाहिर है इस सैलाब की वजह से और ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उस वाले से बात करें कि अमंग अदर थिंग्स द ऑनगोइंग फ्लड्स हैव डेल्ट अ डेडली ब्लो टू द एजुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने कहा ये जो ऑनगोइंग फ्लड्स हैं, ये अभी सैलाब आए हुए हैं, उन्होंने क्या है डेल्ट अ डेडली ब्लो, यानी कि बिल्कुल तबाह कर दिया है वो जो एजुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स से एक आपका उम्मीद थी, प्रोस्पेक्ट थी कि जी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, उनका जो एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट थे कि वो हासिल कर सकेंगे तालीम ना, तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन के प्रोस्पेक्ट थे वो क्या है, वो एक तरीके से तबाह हो गए हैं इस सैलाब की वजह से। According to an estimate provided by the Sindh Education Minister, around 2 million children in the province could drop out of school on account of the widespread damage to the education infrastructure in the 16 most affected districts। अच्छा, अब ये किस तरह कह रहे हैं जो एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट है मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन के वो तबाह हो गए हैं ये हालिया जो सैलाब की तबाहकारी है उस वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी सिंध एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा तकरीबन 20 लाख बच्चे जो हैं ना, 2 मिलियन चिल्ड्रन सूबे में, वो हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट कर दें, छोड़ दें स्कूल को ऑन अकाउंट ऑफ होता है इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ कह सकते हैं, इस वजह से, जिस तरह अगर हम कहें दे हैड क्लोज्ड अर्ली ऑन अकाउंट ऑफ द स्नो। ठीक है, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम सिमिलर में हमारे पास बिकॉज ऑफ आ जाता है, ओइंग टू आ जाता है, ड्यू टू आ जाता है, कि ये 2 मिलियन बच्चों ने हो सकता है ये स्कूल छोड़ दें, किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ये इस वजह से वो बड़े पैमाने पर डैमेज आया एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को 16 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि जी with the addition of these 2 million out of school children, the total number of such children in province will rise to more than 8 million। ठीक है, तो पहले ही 6 मिलियन हमारे पास ऐसे थे जो बच्चे स्कूल से बाहर थे, तो उन्होंने कहा अगर ये 2 मिलियन को भी हम काउंट कर लें तो हमारे पास कितने हैं, ये 8 जो हैं हमारे पास मिलियन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको अब हम चेक करते हैं, ये अभी डेटा किधर गया है। अच्छा, और उन्होंने कहा और ये 8 मिलियन का है मैसिव इंक्रीज, क्योंकि ज़ाहिर है एकदम 6 मिलियन को आप केटर नहीं कर पा रहे और एकदम 8 मिलियन हो जाए तो ये बहुत बड़ा मैसिव बड़े पैमाने पे इंक्रीज है, इजाफा है। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में द प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट दैट एन एजुकेशन इमरजेंसी हैज बीन imposed in the province and that authorities plan to set up 10 schools so that children can keep up is a welcome move as the measures, if honestly implemented, could help curtail educational losses। उन्होंने कहा इस सिलसिले में प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर का ऐलान है कि जो एजुकेशन इमरजेंसी है उसको नाफिज कर दिया गया है सूबे में, ताकि और अथॉरिटीज़ का प्लान है कि वो जो टेंट स्कूल बनाएंगे ताकि चिल्ड्रन क्या है कीप अप कर सकें, कंटिन्यू रख सकें अपनी पढ़ाई को। उन्होंने कहा ये बड़ा वेलकम मूव है, खुश आइंद कदम है एज द मायर्स, क्योंकि ये इकदाम है इफ़ ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेड, अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है ना वो इम्प्लीमेंट किए गए, नाफिज किए गए, कुड हेल्प, वो मदद कर सकते हैं कर्टेल, कम करना एजुकेशनल लॉसेस, जो भी तालीम के वाले से लॉसेस हैं उनको क्या है कम कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखने में बात बहुत अच्छी लग रही है कि जी उसने कहा कि जी हमने ये जो है क्या है प्रोविंशियल एजुकेशन, इसने कहा जी हमने एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज कर दी है और हम ये टेंट स्कूल्स बनाएंगे और क्या है जो भी नुकसान है वो किसी हद तक पूरा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कहने को बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि किस तरीके से वहाँ पे
सियासी बेस पे भर्तियाँ होती हैं और जिस तरह से खबरें आती हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो उस वजह से बात करेंगे जी। हाउएवर गिवन द पीपीपी रूल्स इन गवर्नमेंट्स पास्ट परफॉर्मेंस इन द एजुकेशन सेक्टर, लेकिन उन्होंने कहा देखते हुए कि जो पीपीपी रूल्स इन गवर्नमेंट है, जो पीपीपी की सिंध में हुकूमत है, अगर उसकी हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है, कारकर्दगी रही है माजी में एजुकेशन सेक्टर को लेके, ये बड़ा मुश्किल है नॉट टू बी स्केप्टिकल। स्केप्टिकल होता है डाउटफुल, ठीक है। तो मतलब ऊपर उसने कह दिया कि जी हमने ये एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज कर दी है, टेंट स्कूल लगेंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो बड़ा मुश्किल है कि आप क्या है डाउटफुल ना हो, ठीक है। फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ करप्शन, अब क्या इस तालीम सेक्टर में हमारे पास क्या है, इल्ज़ामात लगे हैं कि जी करप्शन है टीचर्स की अपॉइंटमेंट में, टू द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट स्कूल्स, के घोस्ट स्कूल होते हैं, मतलब के होते नहीं है, सिर्फ कागजों में होते हैं, लोग टीचर्स तनख्वाहें ले जा रहे हैं और सारा बजट रिलीज हो रहा है, लेकिन क्या है असल में वो स्कूल नहीं होते। पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसेंट क्लोजर ऑफ scores of schools have for being unfeasible, एजुकेशन इंडिकेटर्स इन द प्रोविंस हैव शोन लिटिल इंप्रूवमेंट ओवर द डेकेड्स, और कोई हमें बेहतरी भी नज़र नहीं आई है तालीम को लेकर पिछले कई दहाइयों में। अच्छा, और उन्हें क्या मज़ीद जो रिसर्च है वो ये बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इसमें मुख्तस किए जाते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हैज़ हैड लिटिल इम्पैक्ट, लेकिन इसका क्या है ना के बराबर इम्पैक्ट हुआ है, असर हुआ है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स इनरोलमेंट और लर्निंग आउटकम्स, किस हवाले से कि स्टूडेंट्स इम्प्रूव किया जाए, उनकी इनरोलमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल हों प्रोग्राम में, और लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग आउटकम्स को लेके, ठीक है। तो बेसिकली बता रहे हैं, इसकी पूरी कारकर्दगी बता रहे हैं कि ठीक है आप फंड में भी इजाफा कर देते हो, लेकिन हमें आउटकम जो है उसका क्या है नहीं नज़र आता। Estimates suggest that more than 44% of the child population, the 5 to 16 year category in Sindh remain out of education framework, और इनका एस्टिमेट बताते हैं तकरीबन 44% जो है चाइल्ड पॉपुलेशन इस एज ब्रैकेट में 5 टू 16 ईयर कैटेगरी में सिंध वो क्या है ये बाहर है एजुकेशन फ्रेमवर्क से। दैट it took the authorities massive national calamity to declare an education emergency, smacks of politics, considering that for decades experts and rights organizations had been raising an alarm over the poor standard of education and asking the provincial government to take corrective steps. अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि जी अब ये इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है, तब इनको जो है ना ये एजुकेशनल क्या होती है एजुकेशन इमरजेंसी वो इन्होंने नाफिज की है, और उन्होंने कहा ये जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह थे, राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो क्या है वो इस ख़तरे का इजहार करते आ रही थी कि कितना ख़राब स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, और कह रही थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि आप ऐसे करेक्टिव स्टेप्स लें कि आप ये सारे जो मसाइल हैं उनको ठीक करें। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जी उस पर कोई असर नहीं हुआ था, तो ये इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है, वहाँ जाके फिर जाके उन्होंने इसको एजुकेशनल एमरजेंसी की बात की, और उस पर भी लोग स्केप्टिकल हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि जी टेंट स्कूल होंगे और ये सब कुछ होगा, तो इस पर भी लोग जो है ना नहीं बिलीव कर पा रहे, अगर हम इनका पास्ट रिकॉर्ड देखें एजुकेशन को लेकर सिंध गवर्नमेंट का। Even so, the authorities now have a chance to redeem themselves by keeping their promise and helping millions of affected children. लेकिन उनका अथॉरिटीज़ के पास चांस है कि वो अपने आप को क्या है जो भी मतलब इनका पहले कमियां रही थी उसको क्या है उसका ज़ाला करें, किस तरह कि अपना जो प्रॉमिस है और कि जी हम जो मिलियंस ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं, मुतासरा बच्चे हैं, उनको क्या है उनकी मदद करेंगे। और वो किस तरह मदद करेंगे, गो बैक टू स्कूल, कि वो वापस स्कूल जा सकें, ठीक है। और ये डैश टू डैश लगा के बता रहा है कि वो जो बच्चे हैं अफेक्टेड चिल्ड्रन, उस वाले से क्या है हुज एजुकेशन हैड ऑलरेडी सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो उन्होंने कहा वो बच्चे जिनकी तालीम पहले ही मुतासर हुई थी इस वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, तो उन्होंने कहा कि जी अब मौका है अथॉरिटीज़ को कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करें और मदद करें मिलियंस ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन की, मुतासरा बच्चों की, कि वो वापस स्कूल जा सकें, और वो बच्चे जो पहले ही है ना जिनकी कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई मुतासर हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं, वो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आया है। लोकल विजडम आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस फेवर में नहीं होती कि लोकल वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराएं, ठीक है, सारी पावर वो अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा है पंजाब गवर्नमेंट को कि वो यकीनी बनाएं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ना वो प्रोविंस में हों, मुनक्किद कराए जाए इमीडिएटली फ़ौरन, ठीक है। और इस सिलसिले में उसने हवाला दिया है आइनी और लीगल प्रोविजंस का, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स का, टू जस्टिफाई इस डिमांड कि भाई क्यों वो कह रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी जो है ना लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराए जाएं, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जी अच्छा अब किधर गए,
अच्छा, अब उन्होंने कहा while this paper has always called for timely holding of local polls as a constitutional requirement and advocated for strong allergies, the fact is that the ECP chief's instructions may not be feasible in the midst of national flood emergency. उन्होंने कहा ठीक है, ये आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसने कह दिया कि जी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आप फौरन कराएं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इस पेपर यानी डॉन ने हमेशा इस बात को फेवर किया है कि जी आप वक्त पे लोकल पोल्स कराएं, क्योंकि ये आईनी ज़रूरत है, और हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि जी स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा फैक्ट जो ईसीपी चीफ्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्होंने कहा ये फिजिबल ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, किस हवाले से कि नेशनल फ्लड इमरजेंसी को लेके, ठीक है, तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस वक्त ये शायद पॉसिबल ना हो जो इसका डिमांड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उनका local polls in Punjab as well as the delayed second phase in Sindh need to be held as soon as possible, but only after the flood waters have subsided and affected people are in a position to exercise their right to adult franchise. उनका लोकल पोल्स हैं पंजाब में, और साथ साथ जो डिलेड सेकंड फेज है सिंध का, वो उनका वहाँ इलेक्शन होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन उनका सिर्फ तभी जब ये सैलाब है वो क्या है सबसाइड कर जाए, उसकी इंटेंसिटी में शिद्दत में कमी आ जाए, और जो मुतासरा लोग हैं वो इस पोजीशन में हों कि वो अपने वोट देने का हक दे सकें, क्योंकि पहले आपने इतनी देर कर दी, और अब आप जब करवाओ और लोग ही मतलब जिस तरह के हालात में रह रहे हैं, जिसको अपने खाने पीने की पड़ी है, उसने क्या वोट डालने हैं, तो उन्होंने कहा अभी वो फीजिबल नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिमांड। अच्छा, उन्होंने कहा जबकि सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब हैं, ठीक है, उसमें मतलब वहाँ पे इतने बुरे हालात नहीं हैं। अगर फ्लड्स की लेके बात करें तो जो सदर्न पार्ट्स ऑफ प्रोविंस हैं, जो बॉर्डर करते हैं सिंध और बलूचिस्तान से, लेकिन वो जो हैं वो क्या हैं, हिट हार्ड हुए हैं, यानी बुरी तरह मुतासर हुए हैं सैलाब से, विच मीन्स इसका मतलब ये है कि इमीडिएट एलजी पोल्स हैं इन दिस एरियाज विल हार्डली बी पॉसिबल, कि वो जो फौरी एलजी पोल्स हैं इन इलाकों में वो क्या है ना के बराबर इम्कान है कि वो वहाँ पे पॉसिबल हो सकें। Moreover, with the weatherman forecasting more rains for this month, relief and rehabilitation work may be affected, further delaying local polls. और उन्होंने कहा ये भी प्रोडिक्शन है कि जी मज़ीद बारिशें होंगी इस महीने, तो उन्होंने कहा है कि जी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन वर्क है वो मुतासर होगा, और मज़ीद इससे क्या है डिले हो जाएंगे लोकल पोल्स, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जब एक दफ़ा पंजाब और सिंध में लोग इस पोजीशन में आ जाएं कि वो अपने वोट दे सकें, क्योंकि अभी तो हालात इस बात के हैं ना, वो नहीं फीजिबल कि वो वहाँ पे कराए जाएं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, और उनका एक दफ़ा जब इनके घर दोबारा बन जाएं, लाइवलीहुड रिस्टोर हो जाए, माश जो भी इनका ज़रिया है वो क्या है दोबारा इस पोजीशन में आ जाएं कमाने के, तो उस टाइम पे क्या है द एल जी पोल्स शुड गो अहेड विदाउट डिले। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जो एल जी पोल्स को लाजमी गो अहेड होना चाहिए, यानी मुनक्किद किए जाने चाहिए विदाउट डिले, बगैर किसी ताख़ीर के। However, the political actors involved need to be asked why local polls have constantly been put off. लेकिन उनका जो political actors हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों आप local polls को है ना लगातार हमेशा जो है ना put off करते हो, मुलतवी करते हो। For example, by law, क्योंकि उनका law के मुताबिक LG polls जो है ना should be held, उनको मुनक्किद किया जाना चाहिए 120 days after the expiry of the local body's terms, के 120 दिनों के बाद जो एक्सपायरी के लोकल बॉडी स्टैम्प है उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। और सिंध में क्या हुआ है, इन सिंध द एलजीज completed their term in August 2020. The first leg of LG polls was only held in province in June of this year. अच्छा, अब उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है कि जी आपने किधर गया पॉलिटिकल एक्टर्स, उन्होंने कहा जी एलजी पोल्स किए जाने चाहिए 120 दिनों में लोकल बॉडी टर्म्स के, लेकिन उन्होंने कहा एलजी थे, उन्होंने मुकम्मल की थी अपनी टर्म अगस्त 2020 में। फर्स्ट लेग ऑफ एलजी पोल्स थे वो हुए जून, प्रोविंस में कब हुए थे, जून दिस ईयर, क्लियरली बियॉन्ड था, और यकीनन ये क्या है 120 डे लीगल लिमिट, जो 120 डे लीगल लिमिट थी उससे ज़्यादा था, ठीक है। अभी तो आप ये सारा कुछ सैलाब पर डाल दोगे कि इस वजह से डिले हो रहा है, तो उन्होंने कहा वो जो इतना जो पीछे आपने डिले किया उसका हिसाब कौन देगा। उन्होंने कहा दी फ्लड्स हैव स्ट्रक हार्ड, बट वाई डिड द सिंध पंजाब गवर्नमेंट डिड नॉट होल्ड द इलेक्शंस इन बेटर टाइम्स। उन्होंने कहा ठीक है जो मसाइल आ रहे हैं वो सैलाब की वजह से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्यों सिंध और पंजाब गवर्नमेंट ने जब हालात ठीक थे, सैलाब नहीं था, उस टाइम पे ये local government elections munakid कराए। The fact is that all political parties fear that empowered local bodies will enter politics of patronage, and right not for the pressure of the courts, the parties would be least interested in holding these crucial polls. अच्छा, भी कह रहे हैं अब क्या वजह है कि पार्टीज ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वो डरती हैं कि भाई अगर हमने इसको एम्पावर कर दिया, सारी पावर्स लोकल बॉडीज़ के पास आ गई, तो क्या है इनकी सियासत मुतासर होगी। और उन्होंने कहा अगर कोर्ट से से प्रेशर ना होता तो पार्टीज़ जो है ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होनी थी कि ये इतने अहम पोल्स करवाएं। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो वर्किंग एलजीज हैं वो एक बड़ा अहम इफेक्टिव मौसर किरदार अदा कर सकते हैं ये नेशनल डिजास्टर्स को मैनेज करने में। और ये बहुत एम एन एस एम पी एस से जो पावर पॉलिटिक्स में सारे बिजी होते हैं और वी आई पीज़
जो कि क्या कुछ देर के लिए आते हैं, ब्रीफ पीरियड के लिए, तो इस तरह मुतासरा इलाकों में। तो उन्होंने कहा इनसे ये जो है ना वर्किंग एलजीज वो बहुत ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं अगर हम इनका मुवाजना करें एमएनए से, एमपीए से। Whether it is organizing civil defense, helping evacuate settlements, or coordinating relief and rehabilitation work, it is the LG representatives who are closest to the people and can better communicate their needs to the federal and provincial governments as well as to donors. अच्छा, अभी उन्होंने कहा कि जी फिर चाहे बात हो ऑर्गेनाइज करने की, सिविल डिफेंस की, एवैक्यूएट करना हो, सर हेल्पिंग एवैक्यूएट सेटलमेंट्स और कोऑर्डिनेटिंग रिलीफ रिहेबिलिटेशन वर्क, ये सारे काम करने हो तो ये एलजी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो करीब होते हैं लोगों के और वो बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं इनके जो नीड्स हैं किससे, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और साथ ही साथ जो है ना वो डोनर्स को। अब करेंगे जी वाइल LGs can play a crucial disaster mitigation role in the flood-prone rural areas. Even in the cities, they can help better deal with urban flooding. और उन्होंने कहा जहाँ जो LGs हैं ना वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं डिज़ास्टर मिटिगेशन के हवाले से फ्लड प्रोन रूरल एरियाज़ में। उन्होंने कहा वहाँ पर तो कर ही सकते हैं रूरल एरियाज़ में, उन्होंने कहा सिटीज़ में भी है ना वो बेहतर तौर पे डील कर सकते हैं अर्बन फ्लडिंग के साथ। और उन्होंने कहा इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ में नॉट बी एबल टू प्रिवेंट नेशनल डिजास्टर्स। उन्होंने कहा इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ हैं वो ज़ाहिर है वो नहीं रोक सकती नेशनल डिजास्टर्स को, लेकिन उन्होंने कहा एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि एक वो बिल्ड करें रेजिलियंस। रेजिलियंस होते हैं कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, ठीक है, टू नेशनल कैलेमिटीज़, कि वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि वो रेजिलियंस बिल्ड करें कि किस तरीके से आपने नेचुरल कैलेमिटीज़ के बाद जो है ना वो आपने वहाँ से जो भी आपके हालात ख़राब हुए हैं वहाँ से किस तरह आपने अपने आप को उठाना है वहाँ से और किस तरीके से अपने आप को वापस ज़िंदगी की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो ये इस हवाले से हमारे पास था, बड़ा अच्छा एडिटोरियल था हमारे पास लोकल विजडम, ठीक है, कि किस तरीके से है ना वो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो नीचे है ना पावर्स डेलीगेट नहीं करना चाहती, लेकिन उनका ये लोग है ना अगर सही तौर पे ये सारा सिस्टम चले, इंफ्रास्ट्रक्चर चले तो ये बेहतर काम कर सकते हैं अगर हम मुवाजना करें एमपीए से, ठीक है, और जो हमारे पास दूसरे हैं ना एमपीएज एमएनएज वगैरह, तो उनका उनसे अच्छा काम कर सकते हैं। ये ज़्यादा आवाम के करीब होते हैं, ज़्यादा इनकी जो नीड्स हैं ज़रूरियात हैं वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पहुँचा सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे पास तीनों एडिटोरियल का हमने डिटेल से कर लिए हैं। बाकी मेरा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे ग्रुप ज्वाइन करने के सिलसिले में, जहाँ रोज़ रात 9 बजे के बाद हम ना एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स या ओपिनियन को डिस्कस करते हैं जैसे आज किया है, ठीक है। तो ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पर आप तक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।